गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 9 के पार्ट 13 में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने के पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो फंक्शंस है आई का, आँख का जो फंक्शन है वो कैसे है, कैसे काम करता है, और तब हम समझ पाएंगे कि इसको हेल्प करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए, आँख का जो फंक्शन है मैं पूरे आई स्ट्रक्चर पर डिस्कस नहीं करूँगा। जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही मैं आपको बताऊँगा, उससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं होती है। देखो, आँख में भी आपके एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स नेचर का एक लेंस लगा होता है जिसकी फोकल लेंथ वेरिएबल होती है। अब देखो, यह जो लेंस होता है, यह लेंस कुछ मसल्स से कनेक्टेड होता है। जैसे कुछ भी है, आपके बॉडी में जो भी चीज़ें हैं वो अगर उनको फंक्शन करना है तो वो किसी न किसी मसल से कनेक्टेड होते हैं, मसल से ये कनेक्टेड है, फिक्स्ड है। तो अब यह एक ऐसा लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ वेरिएबल होता है, और इससे जो इमेज बनती है वो इमेज बनाने के लिए पीछे एक ख़ास तरह का पर्दा होता है, एक स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन को हम लोग रेटिना कहते हैं। इसी स्क्रीन पर लेंस से यहाँ पर इमेज बनती है, और उस इमेज का सेंसेशन, उसकी संवेदना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन को पहुँच जाता है, और ब्रेन ये सेंस कर लेता है, यह समझ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस हाइट का है, इस साइज का है, एक्सेट्रा। जो भी आपको समझ में आता है कि इसका क्या कलर है, ये सारी चीज़ें ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो अब एक बात समझो कि इसका जो विजन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आपको एक बात समझा दें कि आई का विजन, जो उसका दूर का पॉइंट है जिसको हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं, फार पॉइंट सिचुएटेड होता है इन्फिनिटी पर। जो आई का फार पॉइंट है, आँख का जो दूर बिंदु जिसको कहते हैं, दैट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। क्योंकि आँख से आप बहुत दूर तक की चीज़ें देख सकते हैं, इवन मून और सन, और आप प्लैनेट्स भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत दूर हैं हमसे, फिर भी हम देख लेते हैं। तो जब ऐसी चीज़ों को देखना होता है जो दूर की चीज़ें हैं, उस कंडीशन में क्योंकि दूर से जो रेज आती हैं वो ज़्यादातर रेज इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं वो उनको ले जा करके फोकस पर, यहाँ पर फोकस करा देता है, और ये जिस पॉइंट पर ये फोकस होता है रेटिना पर ले जा करके इनको फोकस करा देता है। तो अब आप ये समझिए कि इस कंडीशन में जब हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, उस समय हमारी जो आँख होती है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है। उस समय जो ये मसल्स होते हैं इन पर कोई टेंशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता, पूरी तरह से रिलैक्स्ड कंडीशन में है, और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिलैक्स्ड आई विजन। रिलैक्स्ड आई विजन, दिस इज आर सिंपली वी कैन से दिस इज रिलैक्स्ड विजन। तो ये हो गया रिलैक्स विजन के लिए। रिलैक्स्ड आई विजन की जो सबसे खास बात होती है वो ये कि इस कंडीशन में इस लेंस का, मैंने बताया कि ये वेरिएबल फोकल लेंथ का एक लेंस होता है, लेकिन जब रिलैक्स्ड आई विजन के कंडीशन में होता है, जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, उस टाइम इसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है। फार पॉइंट पर मैक्सिमम फोकल लेंथ, अगर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट भी याद रहेंगे तो उतना बहुत है। सॉरी, फार पॉइंट पर मैक्सिमम फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होती है मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम फोकल लेंथ व्हेन वी सी एनी फार ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट। तो उस कंडीशन में जो मसल्स होते हैं, मसल्स पर कोई भी टेंशन नहीं होता है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आँख के और नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे इसको अपना फोकल लेंथ भी चेंज करना होगा। तो वैसे वैसे हमको फोकल लेंथ चेंज करना पड़ता है। अब देखो, जैसे जैसे फोकल लेंथ चेंज होगा, कैसे फोकल लेंथ चेंज होगा, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये मसल्स अपने आप इसकी फोकल लेंथ को घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो उस समय मसल्स इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब इसको सिकुड़ाते हैं, सिकुड़ना इसको कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी इसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी। आप जानते हैं कि अगर कोई लेंस थोड़ा मोटा है तो उसकी फोकल लेंथ थोड़ी कम होती है, और अगर लेंस बहुत पतला है तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर तो ये मसल से ही इसके फोकल लेंथ को घटाते बढ़ाते हैं। मसल बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कोई टेंशन नहीं है, फोकल लेंथ मैक्सिमम है।
और जब फोकल लेंथ को कम करना होगा, जैसे जैसे कम करना होगा इनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस पर टेंशन डालेगा जिससे ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, फोकल लेंथ को कम करें, जिससे कि नज़दीक से भी आने वाली जितनी रेज हैं वो सभी फिर से जाकर के रेटिना पर ही प्रॉपर प्लेस पर उनका इमेज बने। तो इसलिए इन पर टेंशन आना शुरू हो जाता है। और यह जो नज़दीक का हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, कितने नज़दीक तक का ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, यह पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे बहुत दूर था आसानी से देख लिया, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन ऑन द सिलियरी मसल्स। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता गया, इसको अपना फोकल लेंथ थोड़ा कम करना पड़ा, जिससे कि ये इसको अगेन रेटिना पर ही फोकस कर पाए। इसके लिए इसके कर्वेचर को बढ़ाना है, कर्वेचर को बढ़ाने का मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा सिकुड़ना है। तो अब इसके लिए इन मसल्स से इस पर टेंशन दिया जाता है, स्ट्रेस आता है। अब यह मैक्सिमम किस लिमिट तक जाएगा, वो मैक्सिमम लिमिट नियरेस्ट पॉइंट जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं वह होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नियर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड नियर पॉइंट। इसका एक और भी नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वी आल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसको भी हम लोग कहते हैं। तो इन दो नामों से हम इसको जानते हैं। और यह जो प्रोसेस है, इस दौरान जो हम प्रोसेस देख रहे हैं कि दूर का ऑब्जेक्ट था तो बहुत आसानी से देख लिया, जैसे जैसे नज़दीक आया इसने अपने फोकल लेंथ को कम अधिक किया। दिस कैपेबिलिटी ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेकिन इस पावर ऑफ एकोमोडेशन की भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट कहाँ से कहाँ है, दूर के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, दिस इज एट इन्फिनिटी, लेकिन नज़दीक के लिए ये 25 सेंटीमीटर तक ही एकोमोडेशन काम करता है। अब जैसे जब बहुत नज़दीक कोई चीज़ आ जाती है तो फिर उसको देखने के लिए या 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मसल्स पर रहता है। इसीलिए जब हम नज़दीक की चीज़ को बहुत देर तक देखते हैं तो सर में तनाव, सर में दर्द और मतलब हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बुक्स वगैरह भी रीड करते समय प्रॉपर लाइट हो, डिस्टेंस भी अच्छी खासी हो, और इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जब आप करेंगे तो जिससे स्ट्रेस और टेंशन इस पर कम से कम आने पाए। अगली चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा है, जो वो हमको अपनी आँख से देख करके हम अपीयरेंट साइज ही उसका समझ पाते हैं। आप इस बात को ध्यान से समझें कि जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो वो कितना दूर है, बहुत दूर है तो आपको बड़ा ऑब्जेक्ट भी दूर है तो छोटा दिखेगा, लेकिन अगर नज़दीक आ जाएगा तो छोटा ऑब्जेक्ट भी आपको बड़ा दिखेगा। मतलब अपीयरेंट साइज या आभासी हमको साइज एक दिखता है, साइज का आभास होता है, बिल्कुल एक्चुअल साइज हमारी आँख पर हमेशा नहीं दिखता है, क्योंकि एक्चुअल साइज तो या जो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना दूर है तो उस हिसाब से तो साइज डिपेंड करती है विजुअल एंगल पर। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया कि ये अगर हम बात करें कि मान लो ये आई लेंस है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लिया कि और इसका इमेज इस रेटिना पर बनना है। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट इस जगह पर रखा हुआ है, तो जब यहाँ से रेज चलेंगी तो देखो मान लो कि यहाँ से रेज चली और एक ऐसे आई तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक आपको इमेज मिला। अब अगर हम बात करते हैं कि यही ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा दूर हो जाए, ये सेम ऑब्जेक्ट अगर दूर है तब जो इससे रेज आएगी वो इस तरह से आएगी, यहाँ पर जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो इतना ही बना, सेम ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब वो नज़दीक है तो हमको थोड़ा सा बड़े साइज का दिखा, जब दूर है तो हमको थोड़ा छोटे साइज का दिखा। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ जाती है कि जो साइज अपीयरेंट साइज जो होती है, जो आभासी हमको किसी ऑब्जेक्ट का आकार महसूस होता है, वह डिपेंड करता है कि आँख पर कितनी विजुअल एंगल वो ऑब्जेक्ट बना रहा है। विजुअल एंगल का मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द आई, आँख पर बनाया गया ऑब्जेक्ट से जो एंगल है दैट इज नोन एज विजुअल एंगल, और इसी से हमको ऑब्जेक्ट के अपीयरेंट साइज का जो आभास है वो होता है।
हमें यहाँ पर दो डिवाइसेज पढ़नी है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। आपको बताऊं कि ये दोनों दोनों डिवाइसेज हैं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ये एक तरह का ऐड है। ऐड मतलब ये वाला एड्स। तो अब इनको आप ये मान सकते हैं कि दीज आर द विजुअल ऐड, मतलब ये सहायता देते हैं देखने में। और इनका काम क्या होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज होता है किसी भी विजुअल ऐड का यूज करने का, और वो जो पर्पज है वो ये है कि हम क्लियर और बड़ा इमेज देख सकें, क्लियर और बड़ी चीज़ देख सकें। हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा हो तो भी हम प्रॉपर उसको देख सकें, और अगर दूर हो तो भी हम उसको प्रॉपर तरीके से देख सकें। तो हमारा मेन मकसद या पर्पज का है वो ये हो गया कि विजुअल एंगल को बढ़ाना, क्लैरिटी को बढ़ाना, मतलब टू इंक्रीज द रिजोल्यूशन एंड टू मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का सीधा मतलब हो गया ऑब्जेक्ट को बड़ा करना या इमेज को बड़ा करना, जिससे हमें कोई चीज़ बड़ी दिखे। अब अगर बात की जाए टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप क्यों यूज किया जाता है? टेली मतलब आपको बता दें टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आपको मतलब मीनिंग इसलिए मैं अच्छे से समझा जिससे आपको याद रहे। टेलीस्कोप का टेली मतलब होता है दूर, कोई चीज़ दूर की चीज़ हमको देखनी है। अब देखो, हम जैसे मैंने बताया कि सेम ऑब्जेक्ट अगर दूर चला जाए तो वो उस हमको अपीयरेंट साइज उसकी छोटी मिलेगी, क्योंकि उससे जो एंगल अब सबटेंड हो रहा है आई पर, वो एंगल छोटा बन रहा है, छोटी एंगल ये सबटेंड कर रहा है, इसलिए इसकी साइज हमको छोटी महसूस हो रही है। यही रीज़न है कि मून, स्टार्स या जो प्लैनेट्स हम जिनको बहुत दूर से देखते हैं, अर्थ से हम अपने देखते हैं, वो हमको बहुत छोटे साइज में दिखाई देते हैं, इसलिए कि उनकी साइज है तो बहुत बड़ी, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए जो उनसे हमारी आँख पर जो विजुअल एंगल बनता है वो विजुअल एंगल बहुत छोटा होता है, जिससे कि हमको वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा दिखता है। तो उनको क्लियर और सही देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ये दूरी घटा दें, जो पॉसिबल नहीं है। अब हमको अगर मून को थोड़ा बड़ा देखना है तो तरीका क्या है कि हमें मून के पास चले जाना है, तो मून के पास जा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो दूसरा तरीका हम क्या करते हैं दूसरा तरीका यूज करते हैं कि इसी जो दूर का ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट का एक छोटा इमेज अपने नज़दीक बना लें, और जब उस इमेज को हम देखेंगे तब वो इमेज हमको थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। फिर से ध्यान से समझो, ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है। अगर ये इतने बड़े ऑब्जेक्ट का हमको हमको इतना ही दिख रहा है, अगर इसी ऑब्जेक्ट का इतना ही बड़ा इमेज हम यहाँ बना लें तो अब यही चीज़ हमको थोड़ी बड़ी दिखने लगेगी, क्योंकि यहाँ हम इतना बड़ा तो हम देख पा रहे हैं इतनी दूरी से, ये इसकी एक्चुअल साइज नहीं है बल्कि ये वो साइज है जो हमको दिख रही है। लेकिन इतने ही साइज का अगर हमने यहाँ पर एक इमेज बना लिया तो अब यह इमेज हमको थोड़ी सी बड़ी इसकी साइज दिखाएगा। तो टेलीस्कोप में एक्चुअली हम क्या करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज नज़दीक बना लेते हैं और उस इमेज को हम देखते हैं, जिससे वो हमको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगता है। माइक्रोस्कोप से हमें छोटे ऑब्जेक्ट को देखना रहता है, नज़दीक के छोटे ऑब्जेक्ट को। माइक्रोस्कोप का मतलब है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है, तो हमारे नज़दीक ही, वो दूर नहीं है हमारे नज़दीक, लेकिन बहुत छोटा है, इसलिए उससे जो भी विजुअल एंगल बन रहा है वो छोटा बन रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट भी हमें छोटा दिखता है। और उसका रीज़न ये है उसकी छोटी साइज है, छोटा विजुअल एंगल बन रहा है, इसलिए हमें छोटा दिख रहा है। लेकिन अगर हमें इसको बड़ा दिखना है तो हम क्या करें, हम इसको नज़दीक ले आएँ। चूँकि हम इसके नज़दीक हैं तो नज़दीक ला सकते हैं, लेकिन नज़दीक ले आने में भी एक लिमिट यहाँ भी आ जाती है कि हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक नहीं ले आ सकते। अब जब आप 25 सेंटीमीटर से नज़दीक नहीं ले आ सकते हैं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि कोई लेंस लगा करके हम इसकी बड़ी इमेज इसी जगह पर या इसके आसपास एक बड़ी इमेज बना लें, और जब इसकी बड़ी इमेज को हम देखेंगे तो हमें बड़ा दिखेगा। तो कुल मिला जुला करके टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का यही वर्किंग प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर इनको काम करना है। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा दूं, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग विजुअल एंगल मैंने आपको बता दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ से आँख पर बना हुआ एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई इज कॉल्ड
विजुअल एंगल। अब देखो अगली बात है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जैसे आपने देखा लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन के जैसा ही है मैग्नीफाइंग पावर। अब देखो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए या विजुअल एड्स की जो बात की जा रही है, जितने भी विजुअल एड्स हैं इनका बस एक ही पर्पज होता है, टू इंक्रीज द विजुअल एंगल, विजुअल एंगल को बढ़ाना, यही इन सब का मुख्य उद्देश्य है। विजुअल एंगल बढ़ाएंगे हमको बड़ा दिखने लगेगा ऑब्जेक्ट, तो हमको मैग्नीफाइंग पावर किसी भी जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ये देखो क्या होता है। जैसे हम लोगों ने देखा लीनियर मैग्निफिकेशन यम इज इक्वल टू, हमने लिखा है आई बाई ओ का मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़े। अब यहाँ पर क्या है, विजुअल एंगल के टर्म में इसी बात को करना है। तो अब आप देखो कि जो इमेज किसी भी इस ऐड से या टेलीस्कोप हो माइक्रोस्कोप हो, उससे जो इमेज बनी उस इमेज ने आंख पर क्या विजुअल एंगल बनाया, तो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट अनएडेड आई, ये समझ लेना। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट से विजुअल एंगल बन रहा है वह उस समय है जबकि कोई भी विजुअल एड हमने यूज न किया हो, जब हम कोई टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप न लगाए हों, उस समय हमारी आंख पर जो विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट से बन रहा है वो उससे हम डिवाइड करेंगे किसको, जब हमने उस विजुअल एड को यूज किया उस समय हमारी आंख पर जो विजुअल एंगल बना वो डिवाइडेड बाय द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अनएडेड आई, मतलब विदाउट एनी विजुअल एड। तो इसी रेशियो को, इस रेशियो इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। इन चीज़ों को मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, देखो द एबिलिटी ऑफ आई टू ऑब्जर्व डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट्स situated at widely different distances from the eye is called power of accommodation of the eye। इसको accommodating power भी कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी आप सही देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी आपको सही दिखा, मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक चेंज होता है तब भी हम सबको स्पष्ट देख पाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है, ये आई की जो ये एबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। और इसमें एक चीज और भी ध्यान दीजिए, या जो इमेज हम देखते हैं क्लियर, वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि आई का जो लेंस है वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा, और जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर पर होगा तो आई की फोकल लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि उस पर थोड़ा सा टेंशन पड़ जाता है जिससे उसका कर्वेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, और कर्वेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा जिससे कि उसका फोकल लेंथ घट जाता है। दूसरी बात देखो, इसी को कहते हैं द पावर ऑफ चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ द आई टू ऑब्जर्व क्लियरली द ऑब्जेक्ट situated at widely different distances from the eye is called power of accommodation of the eye। ये इसकी एक दूसरी डेफिनेशन हो गई। अगली बात हम लोगों ने समझी विजुअल एंगल की। द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल ही बढ़ाना हम लोगों के लिए, जो भी हम लोग विजुअल एड यूज करते हैं, जो भी सहायक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबका एक ही पर्पज होता है, टू इंक्रीज दिस विजुअल एंगल। देखो अब अगली चीज है मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पता है और अब इसको समझ लो। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल subtended by the image formed by the instrument at the eye to the visual angle subtended by the object at the unaided eye। unaided का मतलब कि जब हम कोई टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप न लगाए हों उस समय उस ऑब्जेक्ट से जो एंगल बने वो एंगल। unaided का मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। अगली बात हम लोग समझते हैं, यहाँ पर ध्यान दें कि हम लोग इसको कैसे देखते हैं।
फॉर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप मतलब नज़दीक की चीज़ों को जब देखना रहता है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, उसके लिए फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर टेकन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दोनों को हम वहां पर लेते हैं। लेकिन टेलीस्कोप के लिए चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को तो हम इनफाइनाइट पर ही लेंगे। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द आई एंड इमेज इज टेकन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, दोनों ले सकते हैं। जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट लेते हैं तो उस समय हम इनफाइनाइट डिस्टेंस लेते हैं, और जब हम उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर देखते हैं तो ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं। ये याद रखना कि जब भी हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर सेट करते हैं तो हम बहुत देर तक उसको नहीं देख सकते। जब कोई माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किसी एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो जनरली हम लोग सेट तो करते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बहुत क्लियर इमेज हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जैसे कई घंटों ऑब्जर्वेशन करना होता है अगर आपको, तो उस कंडीशन में घंटों तक या बहुत देर तक ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम इमेज को इनफाइनाइट पर ही सेट करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के ऑब्जर्वेशन के लिए, आधे घंटे 1 घंटे की ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फाइनल इमेज को सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप लोग अक्सर देखते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स, बायोलॉजी बॉक्स जो आप ले आते हैं, सिंपल सर्जिकल बॉक्स, उन सब बॉक्सेज में आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाएंगे। वैसे भी आप 10-15 रुपए में खरीद सकते हैं, जिसमें एक ऐसे लेंस होता है और इसमें एक हैंडल लगी होती है। आप ऐसे पकड़ करके इसको कोई भी चीज जो देखना होता है देख लेते हैं। यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसमें होता क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होती है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें आपको मालूम है कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका एक इरेक्ट इमेज, एक हम लोगों को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहाँ पर मिल जाती है। तो यही चीज हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, और इस ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया है, फोकस और लेंस के बीच में यहाँ मान सकते हो। और जब हमने इसको इस जगह पर प्लेस कर दिया तो इसका इससे एक रे तो बिल्कुल ऐसे फोकस से पास हो गए, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले लिया, इनको पीछे हमने बढ़ाया जब इमेजिनरी, तो देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश इसका एक इमेज बना। अभी A1 भूल जाओ, A1 क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। ए डैश बी डैश इसकी इमेज बन गई। वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। याद हमेशा रखें, जो भी इरेक्ट इमेज होती है हमेशा वर्चुअल ही होती है, चाहे किसी भी चीज से बने, वर्चुअल इरेक्ट। और जब भी रियल होगा तो वो इन्वर्टेड भी होगा। ये दोनों बातें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। अब चलो, हमने देखा ये u इसकी डिस्टेंस हो गई, d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हमने, और इसी डिस्टेंस पर हम इमेज फॉर्म करते जिससे हमको क्लियर और बिल्कुल रिजॉल्व इमेज मिले और हम उसको कायदे से उसको ऑब्जर्व कर सकें। अब देखें, हमको यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बनाना है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बनाते हैं और बहुत आसानी से आप ये फार्मूला बना लेंगे। देखें, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू होता है द एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। तो देखो, व्हेन बोथ प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या तो ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रहने दो। देखो पहले हम लोग इमेज से बनाते हैं, ये इमेज वाला ये है, और इससे जो मान लो यहाँ पर आई है, हम यहीं पर आई मान लेते हैं कि आंख हमारी यहीं पर है, तो ये इसका इमेज का बना एंगल बीटा। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। अब देखो, ये इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ऑब्जेक्ट चूंकि यहां पर है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर मान लिया, सिर्फ हम इमेजिनरी एक वर्चुअली सपोज कर ले रहे हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट हो, तो इससे क्या एंगल बनेगा इस पर। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखें तो जो हमको एंगल मिलता है वो एंगल मिलता है अल्फा। तो ये बीटा, दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, and alpha angle formed by object when both are placed at the least distance of distinct vision। तो इसकी वैल्यू हो गई बीटा बाई अल्फा। चूंकि since object is very small,
सिंस ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, हमने बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लिया है तो उससे बना हुआ एंगल भी बहुत छोटा होगा। सिंस ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल दस इन रेडियंस, रेडियन में हम लोग tan बीटा को लिख सकते हैं। tan बीटा या हम लोग ऐसे लिखें कि tan बीटा कैन बी रिटन एज बीटा एंड tan अल्फा कैन बी टेकन एज अल्फा। ये ऐसा हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल अगर हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको मालूम है कि अगर कोई हम एंगल ले रहे हैं और इस एंगल का अगर tan लेते हैं तो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और वैसे अगर रेडियन में एंगल लेते हैं तो क्या होता है आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पर दिस कैन बी टेकन एज आर्क एंड रेडियस। तो स्मॉल एंगल हो तो ये और ये का रेशियो आर्क और रेडियस के रेशियो जैसा ही हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बीटा बाई अल्फा, बीटा और अल्फा को tan बीटा और tan अल्फा लिख सकते हैं। देयरफॉर यम कैन बी रिटन एज tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा। अब देखो tan बीटा की वैल्यू देखो, tan बीटा की जो वैल्यू है ये हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो बीटा कैन बी रिटन एज a डैश b डैश बाई सी बी डैश, ये भी लिख सकते हैं। और बीटा की वैल्यू हम a b बाई सी बी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखें, क्योंकि देखो जब हम अल्फा लिखेंगे, जब हम अल्फा लेंगे तो अल्फा में हमको a1 b डैश लेना होगा या उसको हम a b ही कहेंगे। तो अल्फा में हमारा a b आएगा, इसलिए हम लोग बीटा में भी a b ही ले लेते हैं। तो बीटा में हम लोग a b डिवाइडेड बाई सी बी, और tan अल्फा में हम लोग ले लेते हैं a1 b डैश डिवाइडेड बाई सी बी डैश। ये वैल्यू हमारी हो गई। अब a1 b डैश की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए बी। a1 b डैश और a b दोनों बराबर ही हैं, तो हम लोग फिर से लिखते हैं a b डिवाइडेड बाई सी बी एंड, और इसको लिख देंगे ए बी डिवाइडेड बाई, इसे हम लिख देंगे सी बी डैश। तो देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो आपका वो बचेगा सी बी डैश डिवाइडेड बाई सी बी। ये वैल्यू आपके पास बचती है। सी बी डैश और सी बी दोनों की वैल्यू रखो। सी बी डैश की वैल्यू हो गई, देखो इधर की ओर अगर हम विथ साइन लिखते हैं तो भी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हो जाएगी, ये v ले सकते हैं, मतलब सी बी डैश माइनस वी या माइनस डी दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि इमेज जो बन रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देयरफॉर वी कैन राइट इट माइनस वी एज वेल एज माइनस डी डिवाइडेड बाई सी बी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी माइनस यू। तो इट कैन बी रिटन एज वी बाई यू एंड आल्सो कैन बी रिटन एज डी बाई यू, दोनों लिख सकते हैं आप, और दोनों करेक्ट है, दोनों में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ से हमको एक मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला मिल गया। इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर हम इसी सिचुएशन को लेंस फार्मूला से बनाएं तो देखें, वी नो दैट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ से मैग्निफिकेशन बनाने के लिए v बाई यू बनाना है, तो हम अगर v से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या बन जाएगा, ये v बाई वी माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ। ये वैल्यू आपको मिल रही है। ये देखें, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो v बाई वी मतलब 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल रही है। अब देखो v बाई यू की वैल्यू आपकी मैग्निफिकेशन होती है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस यम इक्वल टू वी बाई एफ। और यहाँ से अगर यम की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो यम की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वी बाई एफ। और इस केस में, इन दिस केस यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है, उस कंडीशन में देखें v इक्वल टू माइनस डी है और u की वैल्यू तो u ही है, f आपका प्लस f ही है,
u की वैल्यू माइनस यू इसमें कहीं आ ही नहीं रहा है तो u लिखने की जरूरत नहीं। अगर u आता तो हम लोग माइनस u लिख देते। तो अब जब इन वैल्यूज को आप इसमें रखेंगे तो देखो 10 m इज इक्वल टू 1, ये माइनस और ये माइनस d जब आप रखेंगे, आप एक लाइन और कर लें जिससे सब कुछ क्लियर रहे। 1 माइनस फिर माइनस d डिवाइडेड बाई f, ये वैल्यू हुई। और जब आप इसको रखेंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई f। एक ये वैल्यू मिल गई। एक हम लोगों ने निकाला था d बाई यू, एक और निकाला था v बाई यू तो खैर जनरल फार्मूला हो गया। तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर के ये सभी फार्मूले मिले। अब देखो, अगर हम जो फाइनल इमेज बन रही है उस फाइनल इमेज को बहुत देर तक ऑब्जर्व करना हो तो हम लोग इसको फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर बनाते हैं। और देखो, इन्फिनिटी पर तो फाइनल इमेज तभी बनती है जब आपने कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा होगा कि जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पर ही हो। ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पर रख दीजिए तो जो उसकी इमेज बनेगी वो चली जाएगी इन्फिनिटी पर। तो हम क्या माने, हम उस कंडीशन में मानेंगे v की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब u हो जाएगा आपका f के बराबर। मतलब u की वैल्यू हो जाएगी f के बराबर। इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। देखें, when final image is formed at infinity then u इक्वल टू f। तो यहाँ से d बाई यू की जो वैल्यू हमारे पास बन रही थी इस फार्मूले में देखो तो हम लोग कर सकते हैं m इज इक्वल टू d बाई f। दिस विल बी द फार्मूला। बहुत कम यूज में आता है लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये कंडीशन भी पॉसिबल है। और देखो, यहाँ पर आपको इन सभी फार्मूलों में हम लोग अगर निकालते हैं प्रैक्टिकली, जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए m की वैल्यू कितनी आती है, तो लगभग जनरली हम पाते हैं m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, 10 से कम या 10 के बराबर, मतलब 10 गुना तक मैक्सिमम यह ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। और इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन। ये दो प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं जिससे कि एक तो जो इमेज मिलती है वो ब्लर्ड मिलती है, दूसरी कलर्ड मिलती है। कोई ना कोई कलर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जनरली कभी कभी नहीं भी होता है लेकिन ज़्यादातर संभावना होती है कि जो ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बन रहा है वो थोड़ा कलरफुल बन जाता है और थोड़ा ब्लर बनता है। तो इस एबरेशन को, इस स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन को दूर करने के लिए वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो हम लोग लेंस कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और लेंस कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो बनता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप।